नमस्ते दर्शकों, देश का सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध अब और तेज होता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जॉर्डन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक इस युद्ध में अमेरिका के 16 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है और इसका वीडियो भी अब सरकारी मीडिया के जरिए जारी किया गया। तनाव सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, अब पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी इस युद्ध की चपेट में आती दिखाई दे रही है। कुवैत ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज़गान में उसके डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। यानी अब समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट भी युद्ध के निशाने पर है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और टकराव अब लंबा और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब यह जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी, ऊर्जा और जीवन रेखाओं पर कब्जे की जंग बनती जा रही है। तो क्या अब पानी के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की दिशा में लगातार यह युद्ध आगे बढ़ रहा है? तो आपको बता दें, ईरान जंग में अब निशाने पर पानी है। आपको बता दें, डिसैलिनेशन प्लांट पर हो रहे हमले, कुवैत का ईरान पर मीठे पानी के प्लांट पर हमले का आरोप है। ईरान ने पहले अमेरिका पर यह आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब दोबारा ईरान की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद बहुत सारे सवाल कि क्या अब ये युद्ध पानी को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत आगे से बढ़ सकता है। तो ऐसे में देश के सवाल क्या है, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल देश का सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान जंग में पानी अहम हथियार बन गया है? युद्ध में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का आखिर मकसद क्या है? महत्वपूर्ण ये भी सवाल, सबसे दूसरा जो सवाल हम आपको बताएंगे, इन सवालों के बीच ये समझना होगा कि युद्ध में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का आखिर मकसद क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तीसरा सवाल देश के सवाल में, क्या पानी पर कब्जे की कोई बहुत खतरनाक साजिश चल रही है जो आप, हम और ईरान समझ नहीं पा रहा है? क्या पानी की लड़ाई, ये चौथा सवाल जो बहुत अहम है, कि क्या पानी की लड़ाई दुनिया भर को तबाह करने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज चर्चा हम करेंगे, वो हमारा 5वां सवाल है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा पीने का पानी? मूलभूत सुविधाओं में सबसे अहम पीने का पानी, लेकिन क्या यही पानी अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बनने जा रहा है? दरअसल अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ताजा अपडेट क्या है, वो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि अपडेट क्या है। दरअसल ईरान जंग में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, ये हम आपको बिग वॉल के जरिए समझाएंगे, क्योंकि ईरान जंग में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। अब तक अमेरिका के 15 सैनिकों की मौत इस युद्ध में सीधे तौर पर हो चुकी है। अगर अगला अपडेट हम आपको बताएं तो कई मोर्चे पर जवाबी हमला लगातार जारी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, दरअसल खाड़ी क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जितने भी खाड़ी देश हैं, उन देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगला ग्राफिक्स, ईरान का अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा है। यह बहुत महत्वपूर्ण दावा जो ईरान ने किया है कि उसने रीपर ड्रोन को मार गिराया है। IRGC ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है हम समझेंगे। एक और अहम जानकारी, ईरानी सरकारी मीडिया ने इस ड्रोन को गिराए जाने का बाकायदा वीडियो जारी किया।
MQ-9 अमेरिका का एडवांस सर्विलांस ड्रोन है, जिसको लेकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन ईरान इस ड्रोन को गिराने का दावा कर चुका है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस बारे में कोई नहीं की गई है। ईरान के इन दावों को लेकर ईरान का अमेरिका के साथ समझौता तोड़ने का ऐलान है। कूटनीतिक रास्तों से समाधान पर एक बार फिर से संकट मंडरा रहा है और यही वजह है कि ये युद्ध लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और इस युद्ध में अब आगे हल क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। युद्ध में निशाने पर डिसेलिनेशन प्लांट जो है वो अब सीधा निशाने पर है, यानी कि जो पानी को प्यूरिफाई करते हैं, समुद्र के पानी को। ईरान ने हमले के आरोपों से बिल्कुल साफ इनकार किया है। जो आरोप ईरान के ऊपर लगाए जा रहे थे, इन आरोपों से ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया। ईरान ने पहले अमेरिका पर होर्मुजगान प्लांट पर हमले का दावा किया था। यह दावा ईरान ने सबसे पहले किया था, जिसके बाद एक और दावा डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले से पानी की सप्लाई पर अब खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, युद्ध में अब नागरिक सुविधाओं को सीधे टारगेट किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब संकट बहुत गहराता जा रहा है कि इन देशों के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अब सबसे अहम यह है कि खाड़ी देशों की डिसैलिनेशन पर निर्भरता क्यों है। तो दरअसल खाड़ी क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है, यानी कि वाटर लेवल बहुत कम है इन तमाम हिस्सों में। इन क्षेत्रों में साल भर में बहुत कम बारिश होती है, मानसून का प्रभाव बहुत कम इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। निर्भरता का अगला सबसे बड़ा कारण नदियां और झीलें इन तमाम देशों में ना के बराबर हैं। अगर नदियां हैं भी तो बहुत सीमित स्थल पर ये नदियां हैं। अगली अगर बहुत निर्भरता का जिक्र हम करें तो भूजल समिति जलवायु परिवर्तन पर अब सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है। लगातार भूजल की गुणवत्ता इन तमाम खाड़ी देशों में गिरती जा रही है, न्यूनतम स्तर पर पहुंचती जा रही है। अगली अगर निर्भरता का जिक्र करें तो खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को मीठा बनाने पर भारी निवेश किया जाता है। कुवैत, सऊदी, यूएई जैसे देशों की लाइफलाइन है ये वो तमाम डिसैलिनेशन पॉइंट जिन पर अब लगातार अमेरिका हमले कर रहा है और ईरान भी हमले कर रहा है। लेकिन कौन सा देश कितना निर्भर है, अगर इसकी हम बात करें, खाड़ी में किस देश की डिसैलिनेशन प्लांट पर कितनी निर्भरता है, तो अब आप ये समझिएगा। डिसैलिनेशन पर निर्भरता अगर प्रतिशतता की बात करें तो कतर सबसे ज्यादा 99% इन प्लांटों पर निर्भर करता है पीने के पानी को लेकर। कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत 90 से 99% तक इन प्लांटों पर निर्भर है। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन 90% तक इन प्लांटों पर निर्भर है। ओमान 86% तक इन प्लांटों पर निर्भर है। सऊदी अरब 70% इन प्लांटों पर निर्भर है। संयुक्त अरब अमीरात 42% सीधे तौर पर इन प्लांट पर निर्भर है। यानी कि अगर ये प्लांट खत्म होते हैं, इन प्लांटों में सप्लाई रुकती है, तो पीने के पानी को लेकर इन देशों में बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डिसैलिनेशन पर हमले हो रहे हैं, डिसैलिनेशन पर हमलों के बीच अब यह समझना होगा कि अगर पानी पर निर्भरता के इन पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया तो बहुत चुनौतियां होंगी। और आज देश के सवाल में इसी पर बात करेंगे। तो पानी पर प्रहार, क्या आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्योंकि निर्भरता के जरिए आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि ये वो तमाम देश हैं जो इन प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, जहां पर खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। इन खाड़ी देशों में सूखे के हालात बहुत मुश्किल भरे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रदीप कपूर जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजन साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। पानी पर जो निर्भरता है, इस निर्भरता के बीच अब आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, ये सवाल मैं आपके से लूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपसे बस थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेजर जनरल राजन कोचर
मैं सवाल आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम ग्राफ लगातार सर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, 99% पीने के पानी की निर्भरता इन प्लांट्स पर है। अगर इन पर हमला होता है फिर तो मुश्किलें बहुत है। जय हिंद। वैभव, आपने जय। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लड़ाई का फेज, एक ट्रांजिशन में देख रहा हूँ इस लड़ाई में, और एक एस्केलेशन लेवल, अभी एक नेक्स्ट लेवल का जो एस्केलेशन है वो मैं देख रहा हूँ। बिकॉज पहले जब हम एक मिलिट्री टारगेट्स की बात करते थे, हम कमांड कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते थे, हम मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स की बात करते हैं, ब्रिजेस की भी बात, इस ब्रिजेस के ऊपर भी हमले हुए हैं, और कुछ एनर्जी पावर प्लांट्स पे भी हमले हुए हैं। अब यहाँ पे जब आपने ये बहुत अच्छा एक ग्राफिक दिखाया, इससे व्यूअर्स को भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। जी। यूएई को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं वो 70% से ऊपर उनकी निर्भरता है ये डिसैलिनेशन प्लांट की। और पानी एक सर्वाइवल का जरिया है लोगों के लिए। और इस लड़ाई में हम देख रहे हैं कि कोई भी जेनीवा कन्वेंशन फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी वॉर के आपके कन्वेंशन हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, कहीं पर भी किसी की सुनवाई नहीं है। माइट इज राइट। और ये चीज ये आने वाले वक्त में एक आपको प्रेसिडेंस आपको सेट करती है, क्योंकि जब और लड़ाइयां होंगी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट देशों के बीच में, तो इस लड़ाई का जिक्र किया जाएगा कि भाई आपने उस लड़ाई में तो इंटरफेयर नहीं किया, यूएन को बोला जाएगा, जी। और आप इस लड़ाई में आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। तो पहली चीज आपका जो इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है। दूसरा, जब दो मिलिट्री ताकत लड़ती है, और अभी तक हमने देखा फ्यू एक्सेप्शंस की वजह से जनरली लड़ाइयां जो होती हैं वो एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री को टारगेट करती है। वहां पे सिविलियन एरियाज कई बार टारगेट हो जाते हैं, बट इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमने पहले कभी नहीं देखी, और जो आज हम देख, और ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। बिकॉज इससे एक्चुअली क्या होगा, जो भी गुंजाइश आपने अगर छोड़ी होगी एक समझौते की, वो गुंजाइश आपकी खत्म हो जाती। बिकॉज अब हो गई आर या पार, अब हो गया डू और डाई जैसे बोलते हैं। और डू और डाई की लड़ाई बोले ठीक है, हम तो इसको मरेंगे ही, अब हम आपको भी ले डूबेंगे, आपको भी मारेंगे। और वो स्थिति ईरान में आएगी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ये आपने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया, कुवैत मारा गया उसमें। अब इसको कुवैत का क्या इसमें कसूर है, मुझे बताइए। बिकॉज अमेरिका और इसको ईरान के बीच में जंग है। अब क्या होगा, जंग का दायरा बढ़ जाए, बिल्कुल और वो सही। दायरा ऐसे बढ़ेगा कि आपको कतार को नहीं छोड़ा जाएगा। बिकॉज आपने देखा इसको 99% डिपेंडेंसी है किसी देश की, और आप उस देश का टोटल पानी खत्म कर देंगे। लोग कैसे जिएंगे पानी के बिना। एक सिंपल आपकी रिसोर्स है, आपको पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, और आपको बिल्कुल। इसको बहुत सारे आपके प्लांट्स भी काम करते हैं, कूलिंग के लिए भी चाहिए। और ये बहुत सारी ये आपके एयर कंडीशनिंग प्लांट्स है, बहुत सारा इसका इस्तेमाल होता है पानी का। और इसको वैभव, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। और इसको और मुझे वाकई लगता है सर, यहाँ पे ये रशिया, जिस मोड़ पर इसको अब ये रशिया और युद्ध चाइना जा रहा पालन है, ये अपने आप में आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौतियां अपने साथ लेकर आएगा। प्रदीप कपूर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हम आप और हमारे सभी पैनलिस्ट और इस देश का हर नागरिक सौभाग्यशाली है कि वो भारत जैसी जमीन पर पैदा हुआ जहां पर वाटर लेवल, पीने के पानी का कोई अभाव नहीं है। लेकिन खाड़ी देश जो पानी के संकट से हमेशा से जूझते रहे हैं, अपने लो वाटर लेवल से हमेशा जूझते रहे हैं, और अगर अब इन प्लांट्स पर हमला होता है फिर तो सर बहुत मुश्किलें हो जाएंगी इन देशों के आम नागरिकों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने वैभव जी। ये बहुत कठिन दौर है, और दुनिया के लिए भी बहुत कठिन दौर रहेगा।
क्योंकि जो ये देख रहे हैं हम, अभी तक तो खाली केवल बातचीत हो रही थी इसके बारे में। अब हम उसको असलियत में देख रहे हैं कि जो पानी का सैनिकरण हो रहा है, और वो भी खाड़ी देशों में, जैसे कुवैत है। कुवैत का तो अभी जो कंडीशन है कि 90% उनका पानी डिसैलिनेशन से आता है। तो आप ये समझिए, एक छोटा सा देश जिसका मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, यूजेबल वाटर इज डिसैलिनेशन, उनके प्लांट को डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये बहुत भारी उनके ऊपर असर होगा और ये उनके अस्तित्व पर सीधा हमला है। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी बहुत दुखती रग है ये, क्योंकि अगर हजारों हजारों लोग जो इस पे निर्भर हैं पानी पे, अगर उनका अभी सारा पानी का एक्सेस डिसरप्ट हो जाता है, तो उसमें पूरे देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्रोटेस्ट भी होते हैं, प्रोटेस्ट को सप्रेस भी किया जाता है, हजारों लोगों को मारा भी जाता है। तो अब एडिशनल प्रेशर पॉइंट अगर बन जाए, क्योंकि जो बाजारी सिस्टम था ईरान का वो खत्म हो गया है और वो भी प्रोटेस्ट में है ईरान सरकार के खिलाफ। अब ये भी लास्ट लेग्स पे है ये जो रेजिम है। और अगर अमेरिका के पास अभी तो जो रणनीति के हिसाब से उन्होंने आकाश में हवाई ताकत तो अपनी जाहिर कर ही दी है, और उसको अगर इस्तेमाल करके वो अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलों को, ऊर्जा के केंद्रों को, पानी के प्लांटों को, ऐसे जगहों को अगर वो बुनियादी ढांचे में तबाही कर देते हैं, तो ईरान का कंटिन्यू करना इस रेजिम के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और खाड़ी देशों में हमने तो बहुत पहले सुना था एज डिप्लोमैट्स एंड एज एम्बेसडर्स कि द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। पानी के तहत ये अगला युद्ध होगा, जो दुनिया का युद्ध। और प्रदीप साहब, हम तो लोगों वो के लिए इसका प्रथम चरण हम तो लोगों हम के देख लिए रहे ये हैं। बात जो है, और हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अचरज भरी होगी कि पानी के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन ये जो आंकड़े और डेटा बता रहा है, डेटा एनालिसिस हमने जो किया है, वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजिताब जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस शून। और अब मोती और चून को हटाइए, बात सिर्फ मानस की करिए, तो इन तमाम खाड़ी देशों के मनुष्यों को, आम आदमियों को जब पीने का पानी नहीं मिलेगा सर, तो चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी? देखिए वैभव जी, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है, और मैं खुद गल्फ के देशों में लगभग 10 साल से ज्यादा रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जल की अहमियत ऐसे भी हम लोग जानते हैं। बताइए सर, बिल्कुल विस्तार से डिटेल बताइए पूरी। जी, मैं कई देशों में उधर रह चुका हूं, खाड़ी के देशों में, और वहां जल की अहमियत, ऐसे भी जीवन में जल का महत्व हम जानते हैं, जल जीवन है। और वहां अभी दो चीजों जो युद्ध में खास करके, एक तो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आप देख लीजिए जल की बात है, या ऑयल जो है वो भी एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है, जमीन है, इसके लिए लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे हैं, वो भी अभी नेपथ्य में चले गए हैं। अभी खबरें आई थी, और बल्कि युद्ध के दौरान कई बार आ चुकी है, कि जो वहां पे खास करके खरग आइलैंड है, खरग आइलैंड में हरिन वहां बहुत मात्रा में पाले गए हैं, और बहुत बड़ी उनकी संख्या है, वो भी भागे भागे फिर रहे हैं इस भयंकर बमबारी से। दूसरी तरफ जल से वहां के मानवता की क्या हालत होगी, जरा आप समझ लीजिए इस पे कि कितना बड़ा। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप, आप देख लीजिए कितनी विडंबना है कि कनाडा में जंगलों में आग लगी हुई है, राष्ट्रपति ट्रंप उसको सहयोग करके बुझाने की बजाय कनाडा को उन्होंने थ्रीट दिया है कि उस पे वो पता नहीं 100% टैरिफ लगाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे बमबारी करके यहाँ जल की, यहाँ जंगल की, यहाँ के जमीन की नेस्तनाबूद कर रहे हैं। पर्यावरण का सिर्फ गल्फ में ही नहीं हो रहा, अमेरिका में पर्यावरण पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी उनको चिंता है, लेकिन ईरान और उससे एशिया के देशों में ये ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, वैश्विक पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पे उनको कोई चिंता नहीं है, इसको तो मानते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना कि वो
चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, जैसा आपने दिखाया 70% से ज्यादा यहाँ डिपेंडेंसी है जल पे, खास करके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे। उस पे अगर अटैक, और ये अटैक दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान कर रहा है, ये दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी हुआ है और ईरान की तरफ से। तो ये बहुत ही चिंतनीय है और निश्चित रूप से कम जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन हो या और भी अन्य कानून है, कम से कम उसका ख्याल करके या मानवता का ख्याल करके तो जीवन की कुछ बचाने की कोशिश कीजिए। आप विदेश मामलों के जानकार हैं सर। एक सवाल मैं आपसे और ऐड करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले वक्त में भविष्य कैसे याद रखेगा, एक बार ये मुझे जरा समझाइए। क्योंकि उनके फैसले अपने फैसलों से हटना, ऐसे ऐसे फैसले लेना जो मुझे नहीं लग रहा है कि मानवता की दिशा में बहुत सही कदम कहे जा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यही तो अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर और संप्रभु राष्ट्र है। वो तो दुनिया को मार्गदर्शन का काम करता था। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नींव बनाने में, उसको मार्गदर्शन देने में उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो जितने भी संगठन आप नाम लीजिए, वर्ल्ड बैंक हो। तो आज उस अमेरिका की अनफॉर्चुनेटली ये हालत हो गई कि राष्ट्रपति ट्रंप के मनमानी की वजह से, उनकी एक तरह से कह लीजिए हठधर्मिता की वजह से हम इस स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया के जितने भी नियम कानून हैं, जिसको बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हो, आज उस मुद्दे पे अमेरिका अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व से पीछे हटता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल प्राइज की सोचते हैं शायद उनको मिल जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्शन जीता था कि हम कोई युद्ध नहीं करवाएंगे और अमेरिका किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। अपने मतदाताओं से उन्होंने करवाया था। आज किस मुंह से वो अपने मतदाताओं के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, जब दुनिया को उन्होंने इस तरह से उलझा रखा है, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे वेनेजुएला हो, और पता नहीं अगला उनका क्या टारगेट होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात भी है सर, क्योंकि जो हालात उस वक्त विश्व में कई मोर्चों पर हैं, उन मोर्चों में डोनाल्ड ट्रंप की सहभागिता, और आप याद करिए वो दौर अभी 2-3 महीने पहले की बात है सर, जब पीस प्राइज को लेकर वो लगातार ये अपने आप को बता रहे थे कि कितने बड़े वो शांतिदूत हैं इस विश्व के, और विश्व में शांति ही उनका इकलौता मकसद है। क्वेश्चन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध के बीच आपको नहीं लग रहा है कि ईरान अगर चाहता तो उन 14 बिंदुओं पर बातचीत करके रास्ता निकल सकता था, इन स्थितियों का हल हो सकता था? देखिए, वैभव जी, इसको एक 360 डिग्रीज डिस्कशन की तरफ मैं लेके जाता हूं जी। अब पहले मैं लेके जाता हूं, क्या आपको पूरा यकीन है कि अमेरिका ये जो पीरियड है वो इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को तैयार करने के लिए एक सेकंड फेज के युद्ध के लिए? क्या हमको यकीन है कि अमेरिका ये 14 पॉइंट का एमओयू आगे लेके जाना चाहता था? क्या वो 3 शिप्स के ऊपर जो ईरान ने हमला किया, क्या वो असली वजह थी इस लड़ाई को दोबारा से शुरू करने के लिए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहले भी खाड़ी में हमने देखा सीज फायर के टाइम भी टारगेटिंग हुई है, मिसाइल फायरिंग हुई है, और इंस्टॉलेशंस पे, एनर्जी के सेंटर पे, ऑयल एंड गैस के ऊपर, ये सारा हमने देखा है पहले भी। पर ये रिस्पॉन्स नहीं देखा जो अमेरिका ने अभी दिया। तो और दूसरा, आपको एक पहलू इसमें और इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ईरान अलाउ कर देता अमेरिका को कि आप ओमान की तरफ से जो चैनल है ये आप इस्तेमाल करो, तो क्या इसको, ईरान को भरोसा था अमेरिका पे कि वो कोई और प्रतिक्रिया ना करे ओमान के चैनल से आने के लिए? और इसको अमेरिका की वजह क्या थी ओमान का चैनल यूज करने के लिए? वो ईरान का चैनल क्यों नहीं यूज कर सकते थे? बिकॉज उनके ऊपर तो हमला नहीं होना था वहां भी। बिल्कुल। तो ये सारे बिंदु मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूं बिकॉज हमारा फोकस हमेशा ईरान पे चला जाता है कि भाई उसने इनिशिएट किया। अब आप उसको, मुझे एक चीज बताइए, ये जो एमओयू है ये किसके फेवर पे था? कौन गेन कर रहा था इस एमओयू से? ईरान गेन कर रहा था। बिल्कुल सर। और जो भी सैंक्शन थे ऑयल के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, अमेरिका ने हटा दिया था।
तो ईरान क्यों चाहेगा लड़ाई को दोबारा शुरू करना? तो ये इसको मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, बिकॉज वो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध इस स्टेज पे खत्म हो। और खास तौर पे जो इजराइल का प्रेशर आ रहा था यूएस के ऊपर, जेडी वैंस कुछ भी बोले, वो एक पब्लिक पोस्चरिंग है, मैं उसको नहीं मान इतनी उसको अहमियत नहीं देता उनकी स्टेटमेंट्स को, पर इसको इजराइल का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के इलेक्शंस में भी, आपको समझना पड़ेगा। ये जो मिड टर्म इलेक्शंस है, जो जूइश लॉबी है अमेरिका में, ये बहुत, अभी जो एम्बेसडर साहब इसको वहीं पे रहते हैं, वो ज्यादा इसके बारे में आपको बता सकेंगे कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस इजराइल और जूस अमेरिका के इलेक्शंस पे कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, और हमको ये इसको समझना चाहिए कि ईरान की वजह से ये युद्ध जारी हो गया है, बिकॉज एक टिट फॉर टैट हम देख रहे हैं। अब आपको एक चीज, एक लास्ट पॉइंट में यहाँ पे इसको फोकस करना चाहूंगा। जब भी लड़ाई हुई है यहाँ पे, इसको पहल किसने की है? ईरान ने की है, यूएस ने की है, और ईरान ने हमेशा उसका जवाब दिया है, बिकॉज हमेशा यूएस पहल करता है, उसके बाद ईरान उसका जवाब देता है, बिकॉज वो एक जज्बाती कौम है, एक अपनी सॉवरेनिटी को, एक खुददार कौम है वो, और वो नहीं चाहते कि अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हम झुक गए अमेरिका से। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस पहलू है इस लड़ाई का। और अभी आप देखेंगे जिस तरीके से अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी कर रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप पीस चाहते तो ये बड़ा दिलचस्प विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट